तो अभी आप लोग अपनी रजिस्टर पेन उठा के बैठ जाओ, रजिस्टर पेन लेके बैठना है एक ही बार में, पेजेस हो, रजिस्टर हो, फाइल हो, जो भी कुछ हो लेके बैठ जाओ। ये मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ सामने से, ये 3-4 क्लासेस में आ जाओ और फिर पेपर तक प्रैक्टिस करते रहो। जरूरी नहीं कोई आपकी कॉपी चेक करे, कोई आपकी क्लास ले, कोई जरूरी नहीं है। बस टॉपिक देखो और लिखते रहो, बस सिर्फ प्रैक्टिस करते रहो, आप लोगों का पेपर निकल जाएगा। सर, जी एक्सक्यूज मी सर। यस सर मैम। आप बस इसी का ये स्ट्रक्चर्स बताएंगे या फिर सर रिपोर्ट एंड आर्गुमेंट ऑल भी करवाएंगे कुछ? मैम सारा बताऊंगा जो भी पेपर में आता है, ओके सर, थैंक यू वेरी पूरा सर। पूरा पूरा पेपर करा के जाऊंगा। ओके सर, इट विल गेट हेल्पफुल। सर आप जो टॉपिक दोगे उससे रिलेटेड कंटेंट सर फिर वो नेट से लें, गूगल करके? हाँ गूगल कर लो, बुक से ले लो, यूट्यूब से ले लो, न्यूज़पेपर से ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। और सर थीम्स बता देना आप, फिर वो इजी मैम रहेगा ना। मैम पूरी बुक दी हुई है मैंने, हाँ आपने वो बुक दी है, हाँ सर ठीक है। सब कुछ लिखा हुआ है उसमें। ओके सर। आप लोग उठा के देखते ही नहीं हो कंटेंट, मैंने तो इतना दे रखा है चैनल पे कि आपको किसी बैच, किसी क्लास, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। और मैं तो इस चीज के कभी पैसे ही नहीं लेता कि जो टॉपिक्स हैं, पेपर्स हैं, उनके तो मैं कभी पैसे भी नहीं लेता। सबके लिए चैनल पे डाल रखा है, कोई सॉल्व करे तो ना। एक्सक्यूज मी सर, व्हिच बुक? मैम पेपर 2 की बुक हमारी, मेरी लिखी हुई जो बुक है, मैंने चैनल पे फ्रीली अवेलेबल करा रखी है, डाल रखी है मैंने। सर कब से ये? 2 साल से डाल रखी है मैम। ओ सर, आई हैव नो नॉलेज अबाउट इट। यू कैन चेक इट नाउ। ओके सर, थैंक यू। I have provided the paper 2 full book and previous year papers compilation, previous year thesis compilation, essays compilation, and data, fact sheets, map books. आप लोग ओपन करके देखो तो सही। लेकिन वो है ना, सबको ये लगता है कि फ्री कंटेंट है, पता नहीं कैसा होगा, अच्छा होगा नहीं होगा। नो तो सर, मुझे लगता है, एक्चुअली मैंने आपकी क्लास में ना रिसेंट आपकी जो गुरुकुल ये ग्रुप है टेलीग्राम वाला, मैं रिसेंटली ज्वाइन की, मेरे एक फ्रेंड ने रेफर किए तो मैं ज्वाइन की। इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं था पहले से। मैम समस्या ही ये है मेरे साथ में कि मैं एडवर्टीजमेंट तो करता नहीं, एडवर्टीजमेंट नहीं करता तो बच्चों तक चीजें पहुंचती नहीं। ये रेफर के थ्रू ही पहुंचती है, किसी को कोई बता देता है, किसी को कोई बता देता है। एडवर्टीजमेंट करो तो बच्चों के पास तक कुछ पहुंचेगी, रेफर के थ्रू ही जाती हैं चीजें। बस देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आपको हेल्पफुल लगे तो। सबसे ऊपर पिन कर रखा है चैनल में, फ्री बुक्स पे क्लिक करिएगा आप तो उसमें बुक्स आ जाएंगी सारी। इसमें मैंने पेपर 1 के लिए एनसीईआरटी रीडिजाइंड का डाल रखी है, डिफेंस के लिए पूरी बुक डाल रखी है आपको। और मैं तो सामने से कहता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता, सामने से कहता हूँ। बहुत सारे कोचिंग्स ने डिट्टो कॉपी करके पेस्ट करके हजार हजार में बेच रखी है, सिर्फ कॉपी पेस्ट कर करके। ओके सर, आई विल चेक इट। इसमें डिफेंस के सारे क्वेश्चंस पढ़े हैं, सी अपडेट पढ़ी है, डिफेंस की बुक पढ़ी है, डिफेंस के प्रीवियस ईयर पेपर पढ़े हैं, पेपर 2 की इंडेक्स पढ़ी है, पेपर 2 की पूरी बुक पढ़ी है, सॉल्व पेपर्स पढ़े हैं, इंटरव्यू के लिए पूरी बुक लिख के डाल रखी है मैंने। सर एक डाउट था सर, करंट अफेयर से रिलेटेड जो आप जो प्रोवाइड करते हो, आपकी करंट अफेयर आती हैं सर, वो ठीक था पढ़ने में, बट वो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव कम है, तो उनसे चलेगा काम? न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं बट। मैम डिस्क्रिप्टिव जो मैं मॉक्स की वो एमसीक्यूज जो देता हूँ करंट अफेयर्स के, हाँ सर, वो पेपर 1 के लिए इनफ होगा? पेपर 1 के लिए मैम इनफ होगा, लेकिन वो पेपर 1 के लिए था नहीं असल में, वो तो आईबी के लिए मैंने कंपाइलेशन प्रोवाइड कराया था। बट ठीक है कि आपके अगर 20 एमसीक्यू आएंगे भी तो 10 से 11 उसमें से कवर हो जाएंगे जो 1 वर्ड होंगे। सर एक बार थोड़ा करंट अफेयर का भी बता देते, काफी अच्छा वेटेज रखता है वो। मैम करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी, अगर अभी तो आपके पास इनफ टाइम है, आप न्यूज़पेपर से भी कवर कर सकते हैं। और न्यूज़पेपर कवर करना अगर किसी को अच्छा नहीं लगता तो सीएपीएफ के लिए न्यूज़पेपर कवर करना कोई मैंडेटरी होता भी नहीं है। आप चाहें तो कोई भी एक मैगजीन से भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव तो कुछ है नहीं करंट अफेयर्स का। ठीक है सर। और करंट अफेयर्स में ऐसी बात नहीं है, करंट अफेयर्स में कोशिश करूंगा कि सीएपीएफ की
एक फाइल देखिए आप, जो मैंने एमसीक्यूज में प्रोवाइड कराई थी, उसमें नवंबर की जो है एक फाइल, वो डिस्क्रिप्टिव है सीएपीएफ वालों के लिए। अच्छा सर। मैंने उसमें उसे चेक करिए आप, उसमें जो एमसीक्यूज हैं वो डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेशन के साथ में है। हाँ सर, हाँ है। नवंबर वाली फाइल में चेक करिएगा। हाँ जी, हाँ तो सर, वो आंसर के साथ फिर आपने डिस्क्रिप्शन दे रखा है उसका। हाँ उसमें डिस्क्रिप्टिव है, तो वो वाली मैं सीएपीएफ के लिए प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है सर। और सर ये बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि जनवरी से करना स्टार्ट कर दो, तो वो जनवरी का ठीक रहेगा या फिर जो पिछले वाला पेपर था उसको? मिनिमम नवंबर से आप लोगों को शुरू करना होगा। अच्छा, नवंबर से। ठीक है सर, थैंक यू। नवंबर से आप लोगों को शुरू करना होगा। नवंबर करिए, दिसंबर करिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई। जून आप हाफ कर सकते हैं, नहीं तो पूरा करना चाहें पूरा कर सकते हैं। जुलाई करने की आवश्यकता नहीं। आपको जो मेजर फोकस रखना है वो रखना है नवंबर टू अप्रैल। मेजर फोकस ओके यहाँ सर। पे रखना है। चलिए, किसी को लास्ट तक का कोई डाउट आ रहा हो तो प्लीज एक बार वो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं आप लोगों को लिखाना शुरू करता हूँ। कोई लास्ट की क्लास में डाउट आया हो, किसी ने दोबारा वीडियो जा करके देखी हो, कोई डाउट आया हो? हालांकि आप लोगों ने देखी तो है नहीं, किसी ने भी खामा खाम मुझसे कहते रहते हो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग, देखता कोई नहीं है उन्हें। आप लोगों की क्या गलती बताऊं, मैं खुद नहीं देखता हूँ कभी वीडियो किसी की, अपनी भी नहीं देखता मैं तो। सर जी सर, जैसे कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं सर जिसमें कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड दोनों लिख सकते हैं, तो हम लोग को प्रेफर कौन सा करना चाहिए सर, कंक्लूजन को या वे फॉरवर्ड को? सर, ऐसा है, हमें हेडिंग तो डालनी नहीं होती कि कंक्लूजन लिखना है या वे फॉरवर्ड लिखना है, तो हम दोनों का मिक्स भी लिख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा। जी सर। हम 2-4 लाइनों में निचोड़ दे दें और 2-4 लाइनों में आगे प्रोग्रेस कैसे करनी है वो लिख दें, तो वो मिक्स हो जाएगा। क्योंकि हेडिंग तो देनी नहीं है कि वे फॉरवर्ड लिख रहे हैं या कंक्लूजन लिख रहे हैं, तो हम थोड़ा सा मिक्सअप करके लिख सकते हैं। यस सर। देखो, कुल मिला के पेपर 2 का निचोड़ यहाँ है, पढ़ने वाले को मजा आना चाहिए। अगर उसे पढ़ के मजा आएगा तो नंबर अच्छे मिलेंगे। एक बार पढ़ने बैठे, आपका आंसर तो पढ़ के ही हटे। जैसा कहते हैं, एक कहावत है पुरानी कि आपका आंसर तब अच्छा है, आंसर नहीं, आंसर में तो वो डाल दी गई है कहावत, कि आपका लेखन, मतलब पहले जो कविताएं लिखा करते थे, निबंध लिखा करते थे, या वो लिखा करते थे ना लेखक, तो कहते थे कि आपका लेखन तब अच्छा माना जाए कि अगर कोई हाथ में चाय लेके आपके लेखन को पढ़ने बैठे तो वो चाय पीना भूल जाए, यस सर। उसकी चाय ठंडी हो जाए, वो पीना भूल जाए उसे, तब आपका लेखन अच्छा माना जाएगा। तो वो भी अभी आंसर में भी, आपके ऐसे में भी है कि एक बार अगर वो आपकी कॉपी चेक करने बैठे ना, तो वो बीच में उठ ना पाए, खत्म करके ही हटे, कि उसकी नजर ना हटे उस पर। तो वो एक फ्लो बना रहना चाहिए। वो थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन देते रहो, थोड़े थोड़े अपने ओपिनियन देते रहो। ओपिनियन का टेस्ट है ये सारा, कि आपके विचार कैसे हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। अब समस्या ये है कि आप लोग इसे पेपर की तरह लेते हो। जब पेपर की तरह लोगे तो उसे पेपर की तरह हल करने की कोशिश करोगे। हल करने में आप सही उत्तर ढूंढोगे, अपने ओपिनियन नहीं ढूंढोगे, अपने विचार नहीं लिखोगे, सही उत्तर के पीछे भागोगे। और डिस्क्रिप्टिव पेपर में सही उत्तर नहीं होता, ऐसे कोई सही नहीं होता। मैं कहने लगूं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, टीचर्स हैं जो देते हैं मॉडल आंसर। तो कभी Yes, मॉडल sir. आंसर उस चीज को बोलता ही नहीं। हो सकता है मुझसे बेहतर कोई और लिख दे उसे, मैं कहता हूँ एग्जाम्पल आंसर, कि मैं ऐसा लिख रहा हूँ, बाकी मेरे से बेहतर कोई और लिख सके तो लिख दे, ये एग्जाम्पल है, मैं तो ऐसा लिख पा रहा हूँ। तो इसमें कोई सबसे बेहतर तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है कोई हमसे भी बेहतर लिखे। आप में से ही जो मुझसे सीख के जाने वाले हैं या मेरे प्रीवियस स्टूडेंट हैं, हो सकता है आप मुझसे बेहतर लिख रहे हो, क्योंकि मैं तो सिर्फ आप लोगों को पढ़ाने आया हूँ। मैं तो पढ़ाऊंगा और चला जाऊंगा, आप लोग उसे पढ़ोगे, उससे प्रैक्टिस करोगे, दिन रात उसे लिखोगे, तो जाहिर सी बात है कुछ दिनों में मुझसे बेहतर हो जाओगे। तो पढ़ने में मजा आना चाहिए, फॉर्मेट में रहे, पढ़ने में मजा आए, फ्लो बना रहे, बस आपका काम हो गया। अच्छा सर, एक चीज और पूछना था कि
सर जैसे आपने लास्ट वाले क्लास में ना बताया था कि जैसे हाउ टू स्टार्ट अ टॉपिक, तो आपने काफी सिंपल स्टार्ट किया था जो कि अच्छा भी था। सर सेम सेम चीजें माइंड में हमारे भी आती है सर कि एकदम करीबन करीबन जो आप बोल रहे थे ना वो माइंड में भी था कि अगर आपने पूछा तो वैसे ही बताएंगे। लेकिन सर वो लिखते टाइम बताते टाइम वो मतलब आता ही नहीं है कि हाँ वो फिर कॉम्प्लेक्स होके आता है कि इसको और कैसे मॉडिफाई करके बताएं, सिंपल ना रखे। तो वो चीज देखो सर कैसे इसमें आएगी? इसमें दो चीजें हैं, अगर आप ऐसा सोचते हो। एक तो प्रैक्टिस की कमी है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, इस चीज की कमी है। दूसरा, आप लोगों को ये चीजें टफ करके सिखा दी गई हैं। अब कोई इस बात को माने या ना माने, ये आप लोगों को टफ करके सिखा दी गई हैं कि ये चीजें बहुत टफ होती हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं, ये वैसे लिख सकते हैं। जबकि एक बात बताओ, ये जो कोचिंग्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, टीचर्स हैं, बहुत सारे हैं, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, सब अच्छा अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, मैं भी यही काम कर रहा हूँ अपनी जगह पे, मैं अपने आप को ठीक मान के काम कर रहा हूँ। पर ये बताओ, क्या यूपीएससी का जो सिलेबस है वो कोचिंग्स के अकॉर्डिंग बना हुआ है या फिर एक ऐसे बच्चे के जो अभी अभी ग्रेजुएट होके आया है? जो ग्रेजुएट होता है हाँ सर, मेरा भी सेम। जो अभी अभी ग्रेजुएट होकर के बच्चा आया है उसके अकॉर्डिंग यूपीएससी ने बनाया है ना सिलेबस, किसी कोचिंग की बुक्स के नोट्स के हिसाब से तो नहीं बनाया। नो सर। तो आप लोग उसी हिसाब से उसी नॉलेज को रखते हुए क्यों नहीं पढ़ते? जो वहां से पढ़ता है, बेसिक नॉलेज पे चलता है, वो आराम से क्लियर करके ले जाता है। लेकिन जानबूझ करके चीजें कॉम्प्लेक्स करके दिखाई जाती हैं कि नहीं, एक आम बच्चा तो इन्हें पढ़ ही नहीं सकता, इन्हें तो एक बहुत समझदार, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होना चाहिए, कोचिंग्स लेने वाला होना चाहिए, नोट से पढ़ना होना चाहिए, पता नहीं क्या क्या सिखा देते हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जबकि एक बच्चा जो ग्रेजुएट होकर के आया है, अगर वो रोज 6 घंटे पढ़े और एक साल में कोई भी यूपीएससी का एग्जाम निकाल ले, अगर वो फालतू चौचलों में ना पढ़े, तो कॉम्प्लेक्स करके आप लोगों को कॉम्प्लेक्सिटी आप लोगों के दिमाग में घुसा दी गई है। मैं सामने से कह रहा हूँ, देखो इस चीज में मेरा भी नुकसान है, मेरे पास भी बच्चे एडमिशन कम होंगे अगर मैं ये बोलता हूँ, लेकिन फिर बता रहा हूँ सामने से आप लोगों को, जो यहाँ पे मेरे एडमिशन के बच्चे भी बैठे हैं आप लोगों के बीच में, उन्हें भी बता रहा हूँ, आप लोगों को किसी मेंटर की जरूरत नहीं है पेपर 2 के लिए भी। सिर्फ प्रैक्टिस करो अगर आप डेली। लेकिन क्या है कि बिना एडमिशन लिए आप लोग कंसिस्टेंट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ये आप लोगों के साथ समस्या है। अगर आप कंसिस्टेंट प्रैक्टिस कर लो अकेले बैठकर भी, तो आप लोगों को किसी की आवश्यकता है नहीं। लेकिन आप लोगों को क्या, एक माइंड ब्लॉक, एक माइंड बाउंडेशन चाहिए कि सामने से कोई आपको आके टॉपिक दे और टाइम से पूछे कि लिखा या नहीं, और उसमें कमियां आपको बताए। यार क्यों बताए? 3-4 महीने में आप लोग खुद कमियां निकालना सीख जाओगे। आप डेली बैठ के एक टॉपिक लिखो तो सही। तो आप लोग के साथ में ये बाउंडेशन नहीं है। आप लोग खुद को ये बिल्कुल दृढ़ मन से बैठ जाओ कि मैं तो अब से एग्जाम तक डेली एक टॉपिक लिखूंगा। मैं गारंटी से कहता हूं, किसी टीचर की कहीं फीस देने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों का पेपर निकल जाएगा। आज से आप लोगों के पेपर में 180 दिन के आसपास हैं, आप लोग 180 टॉपिक लिखो तो सही बैठ करके अपने हाथ से, निकाल लोगे एग्जाम को। हाँ जी, अरित्रा। जय हिंद सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, कैमरा ऑन कर लो तो बेहतर रहेगा। एक सेकंड सर। और सभी लोग कैमरा ऑन कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, वरना मैं निकालना शुरू करने वाला हूँ अब। तो हेलो जी सर, कहिए। सर, आपने जैसे कहा कि लिखना ऐसा आना चाहिए कि जब पढ़ने वाला देखने बैठे तो जो काम कर रहा है बाजू में वो भूल जाए। तो ऐसा भी होता है कि कोई टॉपिक के अंदर अगर किसी को कंटेंट भी ना हो, तो अगर 2-3 कीवर्ड्स भी पता हो तो वो लोग ऐसे लिख देगा कि सब एकदम मोहित हो बिल्कुल जाएगा उसी में। तो बिल्कुल उसी टाइप से भी अगर कोई कर देगा तो क्या वो भी चल जाएगा एग्जाम में, या बिल्कुल कंटेंट बिल्कुल मैटर्स? चलेगा। नहीं, कंटेंट मैटर करता है, लेकिन कंटेंट तो आप बनाने से बना सकते हो ना सर, बनाना सीख सकते हो। अगर आप 180 टॉपिक बैठ करके लिख लोगे अपने हाथ से, तो आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि अगर पूरी सेंटेंस में आपको एक वर्ड भी आता होगा तो भी आप अपने 300 शब्दों में उसे लिख दोगे। आपको क्या चाहिए? आपको टॉपिक से चाहिए टॉपिक की डिमांड। डिमांड समझने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कीवर्ड, कि भाई कीवर्ड है क्या, फिर उसे कौन सी डायरेक्शन देनी है, इसे कहते हैं डिमांड, कि टॉपिक को डायरेक्शन कौन सी दी गई। कीवर्ड आपको पता ही चल जाएगा, ऐसी तो बात नहीं आप इतने अनपढ़ तो होने की टॉपिक देखोगे और कीवर्ड नहीं समझ पाओगे। कीवर्ड तो आपको पता चल ही जाएगा क्या है।
फिर आपको डायरेक्शन कौन सी देनी है ये आप समझ जाओगे। फिर बाकी वो कुछ ही पूछता रहे, कुछ ही बोलता रहे, आपको अपने 300 शब्दों में आप उसे नरेट कर दो, अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की हुई है 5-6 महीने। तो सर इसमें एज कौन लेके जाता है कि लाइक किसी को 20 में 12 आ रहा है और किसी को 20 में 8 या 10 आ रहा है? 20 में से 12 तो किसी को भी नहीं आ रहे सर। बिना 12 आए 134 नंबर कैसे आ रहे हैं पेपर 2 में? सर। आप एक बार हिसाब लगा करके देखो कैसे आ रहे हैं। ग्रामर में कितना स्कोर कर सकते हो आप? सर 23-24। 23-24 का स्कोर आपने कर लिया, ठीक है, तो आपका बचा 110 का स्कोर, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन में आप स्कोर कर सकते हो अच्छा खासा, प्रीसी में आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ग्रामर का पार्ट है, ड्राफ्ट उन लोगों ने आपको दिया हुआ है ना, केवल आपको ग्रामर रूल्स फॉलो करने हैं। अरे कॉम्प्रिहेंशन में और प्रीसी में सिर्फ आपको ग्रामर के रूल्स फॉलो करने हैं ना, अपनी तरफ से तो कुछ नहीं लिखना, तो वहां पे भी आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। 20-20 नंबर का होता है। फिर आर्ग्यूमेंट में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, रिपोर्ट में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, सिर्फ आप एसए में बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा आज तक किसी को 12 नहीं आए होंगे, आज तो 14 भी गए होंगे, लेकिन मैं अगर उन्होंने एवरेज स्कोर की बात करूं तो एसए में 8-9 का ही रहता है। बीस में से 14-15 एसए में तो बहुत कम आते हैं। और रही बात एज की कौन लेके जाएगा, वो लेके जाएगा जिसने ओपिनियन बनाना सीख लिया और प्रैक्टिस बहुत कर रखी है। आप लोगों की मेंटेलिटी का इशू भी आता है कि आप लोग उतना सोच नहीं पाते हो, पता नहीं आप लोगों ने सोचना सीखा नहीं या आप सोचना चाहते नहीं। आप लोग न्यूज पे फोकस नहीं कर पाते, आप लोग दूसरे का व्यू अपना बना करके देखने लगते हो, दूसरे के व्यू को अपना लेते हो, आप अपना व्यू कभी बनाते ही नहीं। या अभी आपको समस्या इंटरव्यू में भी आएगी, आप तो इंटरव्यू भी देने वाले हो, या आपको समस्या अभी इंटरव्यू में भी आएगी कि आप दूसरे के व्यू को अपनाते हो, अपना व्यू कभी नहीं बनाते। सर ये जो अभी आपने बोला ना कि ये व्यू आपका ओपिनियन नहीं है, व्यू नहीं है सर, अभी दिखा फिर पेपर 2 आप हमें रहे हो तो हम तो आपके इशारों पे चलेंगे। वैसे ही अगर न्यूज हम पढ़ रहे हैं, आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, वो तो सामने वाले के इशारों पे हम समझेंगे चीजों को, तो ओपिनियन तो वही हो आप गया। दूसरे के इशारों पे आप क्यों चलोगे? मैं आपको पेपर 2 सिखा रहा हूँ, मैं तो आपको कभी ये नहीं कहता पेपर 2 में कि आपने ये क्यों नहीं लिखा, वो क्यों नहीं लिखा। मैं तो आपसे हर टॉपिक पे बहस करता हूँ कि मेरा व्यू ये है, आपका क्या है। आप तो जानते हो इस बात को। मैं तो आपके पॉइंट पूछता हूँ, मुझे सही लगते हैं तो मैं मान जाता हूँ, गलत लगते हैं तो मैं बोलता हूँ नहीं मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। आप तो मेरे स्टूडेंट रहे हो, आपको तो पता है, आप तो पिछले साल से मेरे स्टूडेंट हो। यस। तो देख लो भाई, आप लोगों को भरोसा भी हो जाएगा, ये पिछले साल से मेरे स्टूडेंट हैं और अब की बार इंटरव्यू दे रहे हैं और स्टिल यहाँ पे बैठे हैं अगले के लिए सीखने के लिए। हाँ जी नीरज कुमार जी, क्या बात हो गई सर? सर वो मेरा डाउट सर डाटा को लेके है सर, जैसे जो डाटा आता है सर डेली का सर, वो नोट करना चाहिए या फिर जो सर हम रोज का लिखते हैं सर ऐसे आर्गुमेंट, या मतलब वही फाइल रिवाइज करनी है सर लास्ट में? नहीं सर, ऐसे आर्ग्यूमेंट की फाइल आपकी अलग होनी चाहिए और एक आपको फैक्ट शीट बनानी चाहिए टॉपिक टू टॉपिक, जो मैं बनवा भी रहा हूँ आप लोगों से। मैंने प्रीवियसली डाल भी रखी है कि विमेन फैक्ट शीट आपके पास होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए। जो मैंने आप लोगों को बुक में थीम्स दी हुई हैं, जिन्हें कोर टॉपिक्स में बोलता हूँ, कोर एरियाज में बोलता हूँ, उन कोर एरियाज में आपके पास करंट इवेंट्स की करंट डेटा बुक एक होनी चाहिए। ठीक है, मतलब सर वो थीम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी सर, जहां भी मतलब कोई भी न्यूज रहती है। बिल्कुल, उसकी इतनी भी जरूरत नहीं है। आपको रोज रोज न्यूज़पेपर पढ़ने की मैं नहीं मानता कि सीएपीएफ के लिए जरूरत है। आप ऐसा कर सकते हैं कि हफ्ते में एक बार देखें, एक कोर एरिया को उठाएं, जैसे विमेन कोर एरिया है आपने उठा लिया, तो आप एक हफ्ता विमेन पे ही 1 घंटा दे करके रोज रिसर्च करें कि विमेन का क्राइम रेट क्या है, या विमेन के अगेंस्ट में क्राइम रेट क्या है, फेक क्राइम रेट क्या है, डेवलपमेंट का रेट क्या है, या फिर एम्पावरमेंट का रेट क्या है, कहाँ पे कितना है,
एग्रीकल्चर में कितना परसेंटेज है, डिफेंस में कितना है, वो डेटा आप एक बार में एक कोर थीम का डेटा आप इकट्ठा करके रख लीजिए। एक हफ्ते में एक कोर थीम को लेकर चलिए, आप महीने 2 महीने में सारा आपके पास खुद की बुक बन जाएगी डेटा की। सर वो फिर जैसे मंथली जो करंट अफेयर आती है सर, वो डाटा सर उसमें से हम निकाल सकते हैं सर? मंथली करंट अफेयर में कौन सा डेटा आता है? नहीं सर, जैसे उसमें कोई करंट अफेयर टाइप होगी तो उसमें बता रखा होगा कि भाई एनसीआरबी में मतलब किसका क्या चल रहा है, जो भी कुछ है। वो अपडेट करते रहो, अपने पेन से तो लिख रहे होगे आप, जो लिख रहे हो बुक उसमें लिख दो उठा करके फिर से कि जो कोई नया डेटा आए। ठीक है। ऐसे कोई सॉलिड चीज थोड़ी है कि आप उसे दोबारा एडिट नहीं कर पाओगे। इसीलिए तो कहता हूँ फाइल बनाओ, आप फाइल में जहां मर्जी पेज नया लगा लो फिर। हाँ जी, गीतांजलि साहू। सर मेरे डाउट ये था कि एक्चुअली सर मैंने ऐसे लिखती हूँ सर, कभी कभार अभी तो थोड़ा मतलब रिसेंटली 2023 के बाद से एग्जाम नहीं हुआ और सारा सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गया, दैट्स व्हाई मैंने लिखना कम कर दिया। लेकिन सर मेरे कंटेंट्स ठीक होता है। मेरे प्रॉब्लम रहते हैं फ्लो में, जो कि आप कल वाले जो सेशंस लिए थे मैंने रिकॉर्डेड देखी, तो मेरा मतलब अब लगता है कि हाँ ठीक हो जाएगा। आई डोंट नो अबाउट इट कि इम्प्लीमेंटेशंस के बाद क्या होगा सर। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि जो जो नोट्स बनवाना है पेपर 2 के लिए, स्पेशली एग्जाम स्पेसिफिक, जो कि हम क्विक उसको रिवीजन कर ले, तो वो किस टाइप का बनाने से सही रहेगा सर? और ये डाउट था मुझे। मैम पेपर 2 के नोट्स नहीं होते, पेपर 2 के कोई सर नोट्स फिर नहीं होते इसको जिसे आप उठा करके रिवीजन कर लो। मैम 10 12 15 नहीं टोटल सर। कोर, मैं बता रहा हूँ 10 15 टोटल कोर थीम्स हैं। आप अगर 200 टॉपिक प्रैक्टिस करने वाले हैं तो यानी कि आप हर एक कोर थीम पे कितने प्रैक्टिस कर लोगे बताओ? सर हो जाएगा काफी अगर मैं डेली प्रैक्टिस करूँ तो। 20। मैम मिनिमम मान करके चलिए कि आप 12 13 टॉपिक हर कोर थीम पे लिख चुके होंगे, हर डायरेक्शन में लिख चुके यस सर। होंगे। तो जब आप एक डेटा को 2-3 बार 4 बार 5 बार 6 बार रिपीट करके अपने हाथों से लिख चुके होंगे तो उसके नोट्स क्यों बनाओगे? हाँ सर वो तो है ही सर, लेकिन फिर भी जो फैक्ट्स जैसे डाटा रहता है उसका तो उसके कि लिए फैक्ट विमेन शीट के बोल जो रहा हूँ ना, परसेंटेज। इसीलिए तो बोला मैंने फैक्ट शीट बना करके रखी है, एक चैनल पे डाली हुई है, आप खोल करके चेक करके देखो तो सही, एग्जांपल के तौर पे डाली हुई है मैंने। आप चैनल पे जाइए, सर्च करिए फैक्ट शीट। ओके सर। आप चैनल पे जाके फैक्ट शीट सर्च करिए और आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे मिल जाएंगे। ये लो मैं आपके चैनल में शेयर कर दे रहा हूँ। कहाँ है आप लोगों का ग्रुप? हो गया ये रहा। लो आप लोगों के में मैंने एग्रीकल्चर की फैक्ट शीट शेयर कर दी, एक बार देख लो आप लोग। इस तरीके की आपके पास हर एक कोर थीम की फैक्ट शीट होनी चाहिए अपने हाथों से बनाई हुई, फिर आपको कोई नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी और के नोट्स बनाए हुए अगर आप खरीद भी लोगे, एक बात बताओ कि उसने मेहनत की, उसमें 15-20 दिन लगाए, 1 महीना लगाया, रिसर्च की, लिखा, समझा, चेक किया और तब वो आपको दिए, पास वो होगा या आप हो गए? कौन पास होगा, जिसने उसमें 1 महीना लगाया या जिसने 1 मिनट में खरीद लिए? 1 महीने वाला वही सर। सर जो कि बनाए हैं सामने। बस तो फिर आप अपने हाथों से अपना सब कुछ क्यों नहीं बनाते भाई? आप अपने नोट्स अपने हाथों से बनाइए। ये जोन से मैंने शेयर की है कम डिटेल है, मैं दूसरे वाली और दे देता हूँ आपको, कोई मिल जाएगी। ये लो मैंने आप लोगों को ये लिंक भी मैं शेयर कर देता हूँ, देख लो। ये चंचल जी ने कर भी दिया, फिर भी आप देख लो, इसमें वीमेन वाली पे क्लिक करके देख लो। आप अपने हाथों से मैप बनाया करो, अपने हाथों से नोट्स बनाया करो, अपने हाथों से डेटा बुक बनाया करो, फैक्ट शीट बनाया करो। अपने हाथों से जो करोगे वही काम आएगा एग्जाम में, दूसरों का लिया हुआ खरीदा हुआ किसी काम का नहीं। ये जो ये वीमेन वाली पे क्लिक करो, इसमें देखो आपको मिलेगा कि वीमेन का डेटा पहले एंशियंट इंडिया में दिया,
कि इंडस वैली में क्या है, ऋग वैदिक पीरियड में क्या है, लेटर वैदिक पीरियड में क्या है, मिडाइवल इंडिया में क्या स्टेटस था, मॉडर्न इंडिया में क्या स्टेटस था, आईएमसी के सेशंस में क्या है, फिर ग्लोबल में क्या पॉपुलेशन है, क्या डेटा है, एजुकेशन में क्या है, एम्पावरमेंट में क्या है। देखिए आप सारा डेटा लिखा हुआ है। ऐसा ही आपको अपने हाथों से अपने लिए आप 2024 का बनाना है, सिंपल। हर एक कोर थीम को उठाइए और अपनी फैक्ट शीट बनाइए। आ रहा है समझ? देख लिया? बस फिर देखो क्या दिक्कत रह जाएगी आप लोगों को, कुछ भी दिक्कत नहीं रहेगी। सर अभी स्टार्ट करते हैं सर ऐसे। चलिए ब्रिजेश यादव जी पूछिए सर, आपका क्या डाउट है? सर यदि इंट्रोडक्शन में जैसे आपने फर्स्ट क्लास में सेकंड में बताया कि मतलब डिफाइन करते हैं लाइक कुछ भी यदि टॉपिक आए, यदि सर उसकी डिफिनेशन अगर समझ में ना आए, मीन्स वो समथिंग कुछ वो अलग अगर लगे, तो उसमें कैसे शुरू करेंगे? सर अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो टॉपिक 2 तो आपके पास छोड़ने के लिए है ना, 4 ही तो करने। बाकी जो समझ में आ रहा है वो कर लो। ठीक है सर। अगर बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर उसे क्या लिखेंगे? ठीक है। लेकिन अगर कीवर्ड भी समझ में आ रहा है तो डायरेक्शन आपको देख लेनी है कि नेगेटिव जा रही है, पॉजिटिव जा रही है, किस रेंज में जा रही है। बस फिर बाकी अब स्टेटमेंट में कुछ भी लिखा रहे उसे इग्नोर कर दो, कीवर्ड और डायरेक्शन देख लो कि डिमांड क्या करना चाह रहा है कीवर्ड से। और सर ये यूपीएससी सीएससी के ऐसे और सीएपीएफ एसी के ऐसे में क्या अंतर होता है सर? तो सबसे बड़ा तो वर्ड लिमिट का ही होता है। हाँ ये तो सर पता है, 250 होता है और 300 इधर होते हैं। तो उधर आपके जो ओपिनियंस हैं, एनेक्डोट्स हैं, वो स्टोरी के तौर पे भी चल सकते हैं बहुत सारा। उसमें वर्ल्ड पर्सपेक्टिव भी आ सकता है, इंडियन पर्सपेक्टिव भी आ सकता है, पर्सनल पर्सपेक्टिव भी आ सकता है, सेक्टोरल अप्रोच आ सकती है, उसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। इधर 300 ही शब्द हैं, उसमें हमें डेटा भी देना है और ये भी बताना है क्यों पूछा गया है, और एक छोटा सा अपना ओपिनियन कंक्लूजन नोट पे भी देना है। तो इसमें सबसे बड़ी बात तो वर्ड लिमिट पे खत्म हो जाती है कि इसमें ज्यादा कुछ लिख नहीं सकते, उसमें बहुत कुछ लिख सकते हैं। चलिए तो फिर पेन पेपर निकाल लिया आप लोगों ने? चलो तो प्रीवियस ईयर से पूछूंगा, जो आप लोगों को दूंगा वो प्रीवियस ईयर से दूंगा, ताकि ये ना लगे कि मेरा टॉपिक है या फिर अलग से टॉपिक आ गया है, ऐसा कुछ भी है। ऑफिशियल टॉपिक जो है वही देंगे आप लोगों को। चलिए तो सबसे पहला जो ऐसे होगा वो एक्सप्लेनेटरी इन नेचर होगा, यानी एक्सप्लेनेटरी ऐसे होगा। ऐसे का आप टॉपिक लिखिए, रोल ऑफ गवर्नर इन इंडियन पॉलिटी। ये एक्सप्लेनेटरी टॉपिक है एक, जिसे एक्सप्लेन करना होता है। रोल ऑफ गवर्नर इन इंडियन पॉलिटी। नौ 31 का समय हो रहा है, मैं आप लोगों को पूरी इसके लिए 16 मिनट देता हूँ। 9:32 हो गई, मैं आप लोगों को पूरी 16 मिनट देता हूँ। इसका आंसर लिखिए आप लोग, जो रिकॉर्डिंग पे लगा रखा हो प्लीज इसको पॉज कर दे 16 मिनट के लिए। अरे रख दो पेन, सीधे बैठ जाओ, कैमरा ऑन कर लो जिन्होंने बंद कर लिया दोबारा से। हाँ जी, वो लोग प्लीज हैंड रेज करें जिन्होंने कंप्लीट कर लिया। जिन्होंने ऐसे कंप्लीट कर लिया। चलिए काफी अच्छी बात है, 18 लोगों ने कंप्लीट कर लिया। गुड। चलिए 18 लोगों ने कंप्लीट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब ये लोग हाथ नीचे कर लीजिए।
जो लिख ही नहीं पाए ऐसे कौन है? बिल्कुल नहीं लिख पाए, बस पेन पकड़ के बैठे रहे। सिर्फ एक है जो पेन पकड़ के बैठा रहा, बाकी सबने थोड़ा बहुत लिख लिया। चलिए ये भी अच्छी बात है, फिर तो एक ही है। तो आपको क्या समस्या आई सर? Sir, actually, I haven't read polity. Like, I haven't touched Lakshmikant yet. Like, I'm currently in my second year of college, so I haven't read Lakshmikant. So I don't know You what's are in the second year of hours college. are. Then why you are preparing for the UPSC examinations? Sir, I have my first attempt of CDS in my final year. In your final year, na? But you are currently in your second year. Yes, sir. Like, I started with science and geography, but I'm yet to touch polity. Who suggested you to prepare now? Sir, I just started by plugged in my ND examination thrice. Have you cleared your ND examinations? No, sir. That's the reason. Like, I started for CDS, CFF, and FCAT right from my first year. You are preparing from your first year, so now you are in your second year, and Sir, you actually, haven't touched your polity till now. Yes, sir, because I just started with science and geography and I kept on doing that. So, yeah, I just started with polity right now, or like historical background now. And also my college was there, right? So, like, I was not able to give full-fledged time. You have attempted NDA thrice. You are preparing for the CDS and CAPF for more than 1 year, and you haven't touched the polity. No, sir, like, I haven't touched polity yet. अजीब नहीं है थोड़ा? आपको नहीं लगता कि? Sir, I haven't like prepared full-fledgedly from first year. Like, I just started in bits and You have pieces. attempted NDA thrice. Sir, like in NDA, like even if we are done with science and current affairs, GS part was okay. So I was able to clear GS part, GAT part, but mathematics was the issue for me. ओके चलिए, एसए की बात बाद में करूंगा। पहले मुझे एक बात और याद आ गई इसी बात से। ये जो इन्होंने बताई कि मैंने साइंस एंड ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया, पॉलिटी मैंने अभी तक टच नहीं किया। No, मुझे sir, एक I बात haven't. ये, हाँ ठीक है, मुझे बस आप लोगों से एक बात और पूछनी है। आप लोगों को किसने कहा कि एक सब्जेक्ट एक ही बार में पढ़ना होता है? ये कहाँ से आया ये रिवायत जो कंपटीशन में चल रहा है कि हम पहले पॉलिटी खत्म करेंगे, हम पहले साइंस खत्म करेंगे, हम पहले ज्योग्राफी खत्म करेंगे? ये एक सब्जेक्ट एक बार में खत्म करने का रिवाज कहाँ से आया? किसने सिखाया ये आप लोगों को? पेपर की वीडियो पढ़ी है यूट्यूब पर, वो बताते रहता है। आपको लगता है कि जिसने खुद क्लियर कर लिया उस पर यूट्यूब पे जाने का टाइम था उसके पास? सर बचपन से आदत पड़ गई है सर। बचपन से आदत पड़ गई एक सब्जेक्ट में एक बार क्लियर करने की? कौन से स्कूल में एक सब्जेक्ट एक बार क्लियर कराया जा रहा है? लाइक स्कूल के एग्जाम्स होते हैं ना सर, कि वन हाँ। सब्जेक्ट एट ए टाइम ऐसे ही चले जाता है नहीं, सर। वन सब्जेक्ट एट ए टाइम तो पेपर होता है, एग्जामिनेशन होता है। पूरे साल में आपको ऐसे पढ़ाया जाता है कि शुरू के 1 महीने में आपको वो ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, दूसरे में साइंस पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ाया जाता है? नहीं नहीं सर। तो फिर ये रिवाज किसने चलाया? कहाँ से आया ये कि एक बार में साइंस खत्म करेंगे, एक बार में ज्योग्राफी खत्म करेंगे? सोचा है? लगाया इतना दिमाग कि ये कहाँ से चल रहा है? मिक्स ना हो जाए कोचिंग वाले कॉन्सेप्ट, दैट्स व्हाई। एक सेकंड, मिक्स ना हो जाए कॉन्सेप्ट, तो फिर तो आपके स्कूल का कबाड़ा हो गया होगा, स्कूल और कॉलेज का। नहीं सर, वो मतलब नहीं सर, मींस बाय चांस लाइक इकोनॉमिक एंड कोई और पॉलिटिक्स शुरू की है तो सर मैं तो बस इकोनॉमिक ये के कह रहा टर्म हूँ कुछ कि हार्ड अगर आप वगैरह पड़ते एक हैं। से ज्यादा सब्जेक्ट एक साथ में पढ़ते हो तो वो मिक्स हो जाते हैं, तो फिर तो आपका पूरे कॉलेज का सत्यानाश हो गया होगा। नहीं सर। स्कूल का भी सत्यानाश हो गया होगा, क्योंकि उसमें तो सारे सब्जेक्ट साथ में पढ़ाते हैं वो। कहाँ से आया ये कॉन्सेप्ट कि एक बार में एक सब्जेक्ट पढ़ो, खत्म करो उसे? ये कोचिंग वालों की देन है, क्योंकि वो टीचर एक बार में एक हायर करते हैं, एक बार में 2 हायर करते हैं।
कि वो अपना शेड्यूल खत्म करेगा तो नया टीचर आएगा और वो पढ़ाएगा। ये तब चलता है कि पहले हिस्ट्री की क्लासेस चलवा देते हैं ताकि दूसरे वाले को साथ में पैसे ना देने पड़े, दूसरे टीचर को, या फिर दूसरा टीचर तब तक दूसरा बैच संभाल ले, एक और बैच ले लेंगे कि 4 बैच एक साथ ले लेंगे, एक में एक हिस्ट्री पढ़ा लेगा, एक में एक ज्योग्राफी पढ़ा लेगा, इस तरीके से चला लेंगे। वहां होता है ना ऐसा। तो आप लोगों ने ये क्यों अपना लिया? आपको नहीं लगता अगर आप 2 महीने में पॉलिटी खत्म करते हो, फिर आप ज्योग्राफी शुरू करते हो और 2 महीने ज्योग्राफी पढ़ते हो, तो आपकी पॉलिटी जो 2 महीने का गैप हो गया वो तो लगभग आधी हो गई, जितनी पढ़ी थी उसका आधा तो भूल गए। अरे आपने एक बार ज्योग्राफी पढ़ी, आपने 1.5 महीने में ज्योग्राफी खत्म कर दी, फिर आपने 2 महीने में साइंस खत्म कर दिया, फिर उसके बाद आपने 2 महीने हिस्ट्री को दे दिए, तो साइंस और हिस्ट्री करने में पहला सब्जेक्ट तो 4 महीने पीछे रह गया। फिर एग्जाम से 1 महीना पहले सारों के नोट्स उठा के रटने लगते हो, ये क्या? फिर उसमें याद नहीं आ रहा, ये क्या? हो नहीं रहा ऐसा? Yes, sir. This happened with. Yes, sir, हो रहा है सर। So, sir, you mean हाँ सर। तो फिर आप लोगों को अपने जो बेसिक मॉडल है आप लोगों की एजुकेशन का, स्कूल कॉलेज का, आप लोग प्योर कोचिंग्स के रास्ते पे क्यों चल रहे हो कि जैसे वो पढ़ाते हैं वैसे ही हम पढ़ेंगे, जो वो समझाएंगे वही हम समझेंगे? बेसिक एजुकेशन का जो मॉडल है सारे सब्जेक्ट को धीरे धीरे साथ में करने का, बेसिक नॉलेज को लिखने का, बेसिक नॉलेज को समझने का, वो फॉलो क्यों नहीं कर रहे आप हर जगह? अरे एक 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा स्कूल में जाना शुरू करता है, उसे भी 4-5 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ाए जाते हैं ना, और आप ग्रेजुएट हो जाते हो 4-5 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ते पढ़ते, तो यानी आपकी मेंटल कैपेसिटी है, आप 3-4 सब्जेक्ट को एक साथ हैंडल कर सकते हो। बट स्टिल आपने आगे फिर से अपना मॉडल बदल दिया। अब आपको 2-3 साल उस मॉडल को कैप्चर करने में लग जा रहे हैं, समझने में लग जा रहे हैं। अब वापस से अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्यों नहीं रखते पढ़ाई में, समझने में? चीजों को कॉम्प्लेक्स क्यों कर रहे हो? वो तो अपने हिसाब से कॉम्प्लेक्सिटी दे रहे हैं, वो आपको कॉम्प्लेक्सिटी दिखा के डरा रहे हैं, वो आपको कॉम्प्लेक्सिटी दिखा के अपना बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं। आप अपनी वापस सिंप्लिसिटी से एग्जाम क्यों नहीं निकाल पाते? हर चीज को सिंपल रखने में क्या दिक्कत है आप लोगों को? सब्जेक्ट तो साथ में लेके चले जा सकते हैं। हफ्ते में 6 दिन आप अपने 2-2, 3-3 करके सब्जेक्ट पढ़ो, 7वें दिन सारों का रिवीजन एक साथ कर लो, कुछ भी पीछे नहीं छूटेगा। ये तो मेरे बताने वाली या मेरे कहने वाली कोई चीज नहीं है, स्कूल में बचपन से करते आ रहे हो, 4 साल की उम्र से करते आ रहे हो आप, 4 साल से 25 साल के हो गए, 20-21 साल से एक ही मॉडल फॉलो करते आ रहे थे, नहीं आ रहे थे? और रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे थे, समझ भी रहे थे, सब कुछ हो रहा था। बताओ कुछ गलत बोल रहा हूं तो? नहीं हो रहा था? बट अचानक से आप लोगों ने कॉम्प्लेक्सिटी पे ज्यादा फोकस कर दिया। चलिए ठीक है, तो आप लोगों ने ये ऐसे लिख लिया, जिन्होंने लिख लिया उनका हो गया, उनका वेल एंड गुड। जिनका नहीं हुआ, क्या समस्याएं आई भाई? सर डाटा। क्या इशू है डेटा में? सर मतलब डाटा था नहीं मन में उतना, मतलब वो इशू बता रहा हूँ। पॉलिटी तो आपने पढ़ रखी है, गवर्नर क्या आपको पता नहीं? गवर्नर क्या होता है, क्या काम होता है, क्या रोल होता है? रोल ही तो पूछ रखा है, एक्सप्लेनेशन ही तो देनी है, क्योंकि एक्सप्लेनेटरी ऐसे था तो एक्सप्लेनेशन देनी थी आपको। सर जी सर ये समझ नहीं आया कि मतलब फ्लो कैसे बनाए इसमें। मतलब सब पता था कि कौन सा आर्टिकल है, क्या रोल है, कहाँ पे, सेंटर पे, स्टेट पे, कहाँ कैसे, बट वो एक्चुअली फ्लो नहीं पता था कि कैसे, कहाँ नीचे तक कैसे खत्म होगा वो। सर 1.5 पेज भर पाए। पेज भरने के लिए क्या ये स्कूल का एग्जाम थोड़ा ही है कि पेज भरोगे, गिन के आ जाओगे, कितने तो पास कर ही देंगे। मतलब इतना ही हो पाया सर।
इशू नहीं है, सर अभी बात सोचने करेंगे। में ज्यादा टाइम जा रहा था। सोचने में ज्यादा, लेकिन एग्जाम में तो इतना ही टाइम मिलेगा आपको, 16 मिनट मिलेगी पर क्वेश्चन। हाँ जी सर, उसी में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, वो एकदम फ्लो पे आ नहीं पा रहा था। चलिए ठीक है, तोमर साहब आप भी बताइए क्या दिक्कत आ गई। सर जैसे मैंने सर पूरा लिख लिया, उसके बाद सर जैसे कुछ लाइनें थी सर बाद में ध्यान आ रही थी कि सर अब ऐड करनी चाहिए थी, यहाँ बीच में एक लाइन ऐड करनी चाहिए थी। इसीलिए तो कहा था कि पहले एक वो गोल बना के रफ ड्राफ्ट कर लेते हैं, ये लिखेंगे ये लिखेंगे ये लिखेंगे ये लिखेंगे। सर वहां से निकले, पर जैसे कुछ लाइनें थी सर कि जैसे बीच में कोई इशू हुआ था तो भूल जाते हैं, फिर सर अब आगे निकल आए उसके बाद ध्यान आ गया ये यहाँ लिखना था, फिर पीछे लिखने में सर। वो तो हमेशा ही होगा, एक दो चीजें तो रह ही जाती हैं, वो तो हमेशा बाद में अच्छा याद आता ही है, उसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर उसके बिना भी आपने बहुत सारी चीजें अच्छी लिखी है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि आप 100% एक सेकंड में रिकॉल कर लोगे, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। ऐसे तो मेरा भी है, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाने आ गया तो 2 घंटे 3 घंटे क्लास लेके चला गया, लेकिन एक आध चीज बाद में ध्यान आएगी, यार बच्चों को ये भी बता देता तो अच्छा रहता। वो तो होता ही है, एक आध चीज तो रह ही जाती है। हाँ जी, ब्रिजेश यादव जी। सर थोड़ा अरेंजमेंट का मतलब दिक्कत हो गया, जैसे मतलब बीच के कुछ टर्म मतलब वीक हो जा रहे हैं, फिर लास्ट में याद आया तो मतलब उसको लिखा तो थोड़ा ज्यादा अच्छा हो जा रही है, थोड़ा अरेंजमेंट का मतलब। चलिए ठीक है, अब मैं आप लोग के सामने एक ड्राफ्ट बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे रोल ऑफ गवर्नर। चलिए क्या क्या लिख सकते हैं इसमें, हाथ उठाइएगा आप लोग, सबके हाथ उठा ले जो जो इसमें जो जो लिखवाना चाहता है, आप लोगों से पूछेंगे। मैं जैसे क्लास लेता हूँ ऐसे ही ले रहा हूँ आप लोगों की, मैं अपने ऐसे ही लेता हूँ मैं क्लास, बच्चों को इंक्लूड करके ही। हाथ उठाइए क्या क्या लिखवाएंगे। सो पहले उसको डिफाइन करेंगे, लाइक गवर्नर इज द हेड ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर चलिए, एंड रिस्पांसिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। ये डेफिनेशन चाहते हैं, ठीक है, डेफिनेशन हो गई। चलिए आप दूसरे इंसान से पूछते हैं, ठीक है प्रियम जी, क्या लिखना चाहेंगे और इसमें क्या लिख सकते हैं बताइए। सर इसमें उनके रोल के बारे में लिख सकते हैं, लाइक ही वर्क एज अ ब्रिज बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। वो तो पूरा ही ऐसे में लिखना है, चलिए फिर भी मैं आपकी बात मान लेता हूँ, रोल एक्सप्लेनेशन। उनके कुछ आर्टिकल्स वगैरह लिख सकते हैं, जैसे आर्टिकल 153 से वो अपना पावर लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 153 अपॉइंट एज अ गवर्नर इन ए स्टेट। ठीक है, सुधांशु मिश्रा जी अब आप बताइए क्या लिखवाना चाहेंगे वो। सर पावर ऑफ गवर्नर। चलिए पावर ऑफ गवर्नर ये लिखवाना चाहेंगे, ठीक है। गीतांजलि साहू जी। Yes, sir. In role of governor, I will write functions of governor especially. फंक्शंस, चलिए फंक्शन एंड रोल एक ही बात होती है, बट स्टिल आप लोग कह रहे हैं मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। माही सिंह जी। माही सिंह क्या बोल रहे हो। सर प्रेसिडेंट के साथ सिमिलरिटीज। प्रेसिडेंट के साथ में गवर्नर, ठीक है। रकीब पासा। सर इश्यूज के बारे में, टसल बिटवीन गवर्नर ऑफ स्टेट और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में। चलिए ठीक है, तो फिर विकास सोनी, माइक बंद कर लीजिए बाकी लोग प्लीज। विकास सोनी। सर ये पद कनाडा से लिए हैं वो लिख सकते हैं। सर आवाज नहीं आई मुझे आपकी। सर कनाडा से लिए हैं वो लिख सकते हैं। कनाडा से लिया है वो लिख सकते हैं, ओके सर, कनाडा लिख लेंगे हम, ठीक है। अभिषेक। सर वही था टसल जो स्टेट्स कहती हैं कि एज एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है सर। दूसरे अभिषेक जी। अभिषेक क्या धाक के बाद में दिखाई नहीं दे रहा सर, क्या अभिषेक धाकड़। सर सर स्टार्टिंग में सर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिख सकते हैं। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चाहते हैं सर, ठीक है ठीक है। राहुल मावी। राहुल मावी। बताइए।
चलिए आवाज नहीं आ रही है। राहुल आरएसी, इनकी भी आवाज नहीं आ रही। सर माइक ओपन करेंगे तो आएगी। सॉरी सर, मैंने हैंड वो हटा लिया था। सर करंट का जो एक इम्पोर्टेंट इशू है वो हम मेंशन कर सकते हैं, लाइक अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, जो कि प्रेसिडेंट करता है बाय टेकिंग सजेशन एंड एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि एक ठीक बात नहीं है। प्रॉपर इलेक्शन होना चाहिए उनका। ठीक है, अपॉइंटमेंट की बात ये करना चाहता हूँ। मोहम्मद अजरुद्दीन, अजरुद्दीन साहब बोलिए। relation between state and center. स्टेट एंड सेंटर रिलेशंस में, ठीक ठीक है, इतना काफी है, औरों के भी लेने हैं भाई। सर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट करता है, वो इशू है। सर कमेटी इसको कोट कर सकते हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन की, सरकारिया कमीशन और राजमंत्री। ठीक है ठीक है, चलिए वेल So एंड गुड। challenges. So we इश्यूज can add चलिए, challenges. ओके चैलेंजेस। सर गवर्नर के साथ जो Judgments डिस्प्यूट also. होते सर डिस्प्यूट तो आ गए, इश्यूज भी आ गए थे, वो डिस्प्यूट्स तो आ गए थे। Judgments also, if any. जजमेंट्स, ठीक है। सर कुछ करंट लिख सकते हैं क्या, जैसे अभी वो केरला के गवर्नर को हटाया था चांसलर की पोस्ट से, नहीं। और सर तमिलनाडु में वॉकआउट कर गए थे गवर्नर, तो ऐसा कुछ तो डायरेक्ट मेंशन नहीं कर सकते, लेकिन वो इश्यूज में ही आ जाएगा कि टसल है, वो टसल ही आ जाएगी हर जगह। सर क्वालिफिकेशन। चलिए क्वालिफिकेशन, और कुछ? ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन। क्या? ट्राइबल एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन को करता है। सर यूटीज के एलजी को भी इसमें लेके गया। हाँ जी बिल्कुल, ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके। ओथ एंड सैलरी भी चाहते हैं, चलिए ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ ओथ एंड सैलरी। और कुछ रह गया? सर वन गवर्नर मल्टीपल स्टेट्स। वन गवर्नर मल्टीपल स्टेट, चलिए सर वन गवर्नर मल्टी स्टेट, ठीक है। और कुछ? सर ओथ दिलवाता है। चलिए ठीक है, अब 5 मिनट में बात कर लूं, आप लोगों का हो गया? सर चलिए रोल ऑफ गवर्नर, यानी कि हमें अहमियत बतानी है गवर्नर की भारत की पॉलिटी में या भारत के एडमिनिस्ट्रेशन में। समझते हैं इस बात को? अभी रुक जाओ, एफ वाले गवर्नर की पावर वगैरह जो भी कुछ है, अभी ये सारे हट जाएंगे, अभी दोबारा सोचने पे मजबूर करेंगे आप लोग। जैसा मैंने कहा था कि मैं आप लोगों पे सोच डालने नहीं, आप लोगों को सोचना सिखाने आया। तो क्वेश्चन की डिमांड समझते हैं कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें बताइए गवर्नर की अहमियत क्या है। रिकॉर्डिंग प्लीज ऑन कर देना जिसकी होगी। कि क्वेश्चन की डिमांड है कि गवर्नर की अहमियत बताइए भारत की अध्यक्षता में या भारत के एडमिनिस्ट्रेशन में या भारत की पॉलिटी में। अब आप जब बात रोल की आएगी, यानी अहमियत की, वो क्यों है, गवर्नर क्यों है, अहमियत का मतलब है कि कोई क्यों है। प्रेसिडेंट के साथ में उसका सिमिलराइजेशन बताया जा रहा है, लगता है आपको उसकी अहमियत बताता है ये? नो सर। सर पावर में सर यदि है तो मतलब जैसे वो बीच का मीडिएटर काम करता है, लाइक सेंट्रल और सॉरी जो मतलब सेंट्रल के जो बात होती है वो थ्रू प्रेसिडेंस मैंने उसको इन्वर्ट करके करता है। तो सर मुझे पहले कंप्लीट करने देंगे तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा। ओके। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि इनमें से क्या काम का नहीं है, और वापस फिर उन्हीं को काम में लाके दिखाऊंगा
कि ये काम में आएगा कैसे। आर्टिकल, उसकी अहमियत, उसकी पावर्स, वन गवर्नर मल्टी स्टेट, क्या इनमें से कोई भी चीज उसकी अहमियत दिखा रही है कि रोल क्या है उसका? अभी तक तो नहीं। बट अब हम चलते हैं कि ये काम आएगा कैसे। जब हम शुरू करेंगे हम बताएंगे गवर्नर क्या होता है। अरे भाई, अगर गवर्नर की अहमियत बतानी है तो पहले बताना पड़ेगा गवर्नर होता क्या है ना? तो गवर्नर होता क्या है, उसमें हिस्टोरिकल एक्सपेक्ट कवर हो जाएगा, आर्टिकल कवर हो जाएगा, उसमें प्रेसिडेंट के साथ में उसका कंपैरिजन कवर हो जाएगा, उसकी अपॉइंटमेंट कवर हो जाएगी। गवर्नर क्या होता है, ये सारी चीजों से मिलकर के वो 2 लाइनें बनेंगी। आ गई ये सारी चीज काम में कि गवर्नर क्या होता है। यस सर। गवर्नर के फंक्शंस जब हम लिखेंगे तो फंक्शन में उसका रोल, उसकी ज्यूरिसडिक्शन, उसका ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन, उसके फंक्शंस, ये बाकी चीजें हैं सब कवर होंगे। उसके रोल में ही आती हैं ये चीजें कि उसकी पावर क्या क्या है, उसके फंक्शन क्या क्या है, वो स्टेट एंड सेंटर के बीच में ब्रिज है वो क्या है, कैसे है, वो सब कुछ उसका फंक्शन में आएगा। रोल मतलब फंक्शन, ये मेन बॉडी का पैराग्राफ है ना? फिर उसके साथ में इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं या टसल है, जो कुछ भी है, वो तीनों चीजें मेन बॉडी के दूसरे पैरा में चली जाएंगी। ये तीनों चीजें चली जाएंगी ना? सर। और फिर कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड बचता है। तो क्या बचा आप लोगों के पास? ये जो क्वालिफिकेशन का था ये भी गवर्नर क्या होता है, यानी गवर्नर के इंट्रो में चली जाएंगी, तो सारी चीजें कवर भी हो गई। अब चलते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन टॉपिक है क्या? व्हाट इज द टॉपिक और व्हाट इज द गवर्नर। तो क्या क्या लिख सकते हैं भाई? अभी देख के आए थे हम पीछे, गवर्नर क्या होता है तो आर्टिकल आ जाएगा, कौन बन सकता है उसकी क्वालिफिकेशन आ जाएगी, अपॉइंटमेंट आ जाएगा, गवर्नर का अपॉइंटमेंट आ जाएगा, उसकी ओथ आ जाएगी जो कि अपॉइंटमेंट का ही हिस्सा है। तो व्हाट इज गवर्नर, ये सारी चीजें मिलके बन गया। ये सर, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी सर इसी में? जी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी इसी में आएगा। अभी वर्डिंग नहीं दे रहे हैं हम इसे, वर्डिंग अभी देंगे। अभी हम देख रहे हैं कि क्या क्या लिख सकते हैं, किस चीज में आ जाएगा क्या क्या। एक रफ ड्राफ्ट कैसे बनाना चाहिए जब हम घर पे खाली बैठ के लिख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इंट्रो आ गया, लिंकिंग पैरा, कोई भी करंट न्यूज दे दो या ना दो, लिंकिंग पैरा एक्सप्लेनेटरी एसे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास रिसेंटली कोई न्यूज है तो दे दो। सर, किस तरीके की करंट न्यूज हो जो यहाँ पे लिंकिंग पैरा में ऐड कर सकते हैं, किस तरीके की? जो इंपोर्टेंस दिखाती हो गवर्नर की, उसके रोल को लेके इंपोर्टेंस दिखाती हो। जैसे मणिपुर में क्या रोल रहा या दिल्ली में एलजी का क्या रोल रहा, कोई भी एक ऐसी न्यूज जो रिसेंटली आई हो और रोल को दिखाती हो गवर्नर के। तो सर ये केरला वाली नहीं चलेगी क्या? जैसे अगर सर ये तो टॉप
सर लेकिन ये अगर टॉपिक जैसे अभी न्यूज चल रही है और उसी टाइम टॉपिक आया तो नहीं लिख सकते, जैसे अभी चल रहा है और सर अभी पेन तो टॉपिक दे आपका है, दिया। आप जो मर्जी लिख लो। पेन तो आपका ही है, पेपर भी आपका ही है, जो मर्जी लिख लो। बट मैं चाहता हूँ कि नेगेटिव ना लिखे तो बेहतर। हाँ सर, जैसे कि टॉपिक को पढ़ के ऐसा लग रहा है कि उसके रोल का मतलब पॉजिटिव चीजें जितना हम बता सके वो सब चीजें। बिल्कुल, तो आप पॉजिटिव, मैं तो चाहूंगा पॉजिटिव लिखें, बाकी अगर नहीं आ रहा तो नेगेटिव लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूज तो न्यूज होती है। रिसेंट जो अपॉइंटमेंट्स हुए उसको लिख सकते हैं ना। अपॉइंटमेंट्स को नहीं, मैंने बताया इम्पोर्टेंस जो दिखाए। ऐसे तो अपॉइंटमेंट भारत में कितने स्टेट हैं, किसी ना किसी में होती रहती है, जो रोल में इम्पोर्टेंस दिखाए। चलिए फिर मेन बॉडी का पैरा 1 आएगा। माइक बंद कर लीजिए प्लीज सभी, जिसे नहीं बोलना है। मेन बॉडी पैरा 1। पैरा 1 में डायरेक्ट क्या आएगा? रोल। रोल में क्या आएगा? फंक्शंस, यानी काम क्या है, किस काम क्या आता है, क्या क्या काम करता है। तो यहाँ पे आप लिखिए कि वो सेंट्रल स्टेट के बीच का ब्रिज है, सेंट्रल को इंफॉर्म करता है स्टेट के बारे में, स्टेट को सुपरवाइजर करता है, वो जो फंक्शंस हैं। अब आपने फंक्शन बता दिए, काम बता दिए, जो जो भी काम थे, वो काम करने की उसमें पावर्स कहां से हैं और क्या क्या पावर्स हैं। जैसे आपने बताया कि वो दोषों को समाधान भी कर सकता है, फिर आपको उसकी पावर बतानी पड़ेगी कि किस आर्टिकल में कौन कौन सी पावर उसे दी गई, यानी रीजन बताना पड़ेगा हर फंक्शन के पीछे कि ये काम करता है तो क्यों करता है और कैसे करता है। क्योंकि रोल बताना है, रोल बताना है तो रोल के पीछे का रीजन भी बताना है कि कैसे करता है। फिर थर्ड पैरा जो आपका मेन बॉडी का आएगा, उसमें आपका इश्यूज, प्रॉब्लम्स, जो भी आप लिखना चाहें, और फिर कंक्लूजन तो है ही आपके पास, क्योंकि ये एक एक्सप्लेनेटरी ऐसे है जिसमें यानी कि वाद विवाद हमारे हुए हैं, तो हम इसमें वे फॉरवर्ड किस बात का देंगे? किसी बात का नहीं, हम इसमें देंगे कंक्लूजन। और कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? गवर्नर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है और होनी चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, इसका काम है स्टेट और सेंटर के बीच में समन्वय बना के रखना, तो ये अच्छी चीज है। बस यही डिप्लोमेटिक, ऐसे डिप्लोमेटिक आंसर आपको लगातार देते रहना है। सर पर हम इसमें अपना कुछ भी वे फॉरवर्ड नहीं देंगे कि हाँ मतलब कैसे जो फ्रिक्शन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट है वो कैसे कम रहेगा या फिर जो भी है। कैसे करवाएंगे आप बताओ? सर रोल पूछा है, उसमें आप क्या आप अपने क्या विचार दोगे वे फॉरवर्ड में, बताओ। सर ऐसा हो सकता है ना, जैसे यस मैन ना हो, बायस्ड ना हो, ऐसा। वो तो होगा ही होगा। वो तो उसके फंक्शंस में लिखा हुआ है भाई, वो तो उसके आर्टिकल में लिखा हुआ है कि अनबायस होना है उसे, उसमें वे फॉरवर्ड आप क्या दे रहे हो? सर बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में जो गवर्नर की पावर है और जो रोल है उसको लेके अपने नेगेटिव पॉइंट्स नहीं लिखने। नहीं, ओके सर। सर वे फॉरवर्ड में ऐसा लिख सकते हैं क्या सर? However, there should be a say of state executives too in the appointment of governor, so that the role of governor will be more effective and adverse. तो इसमें वे फॉरवर्ड क्या हुआ? तो कंक्लूजन नहीं हुआ कि मतलब जो उसका काम है वो उसे करे, अनबायस होकर के करे, तो ये तो कंक्लूजन है। वे फॉरवर्ड आप अपने सजेशंस क्या दे रहे हो कि आगे और बेहतर करने के लिए क्या? सर इसमें ये देख सकते हैं ना कि को भी थोड़ा से स्टेट एग्जीक्यूटिव्स को भी थोड़ा से मिल सके अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स में, ताकि टसल कम हो और उनका रोल और इफेक्टिव हो। सर इनको जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट की उस पे हमने रखा हुआ है, उसको अगर हम परमानेंट अपॉइंटमेंट अगर दे दें तो वो ज्यादा बेहतर होगा और स्टेबल रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन। सर आप लिखना ये चाहें तो पोस्ट लिख में हम सकते हैं। कुछ भी दे नहीं पाते ना, स्टेटमेंट दे नहीं पाएंगे। नहीं, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं इस चीज के लिए बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ। आपके पास एक दो सॉल्यूशन आ रहा है, आप लिख दीजिए। सर लेकिन फिर ये मेरा जो पॉइंट है ये एकदम वो नहीं हो गया कि लेकिन कौन ऐसे बदल मतलब दो आप। एकदम डायरेक्टिव स्टेटमेंट जैसे बोल रहे हैं कि ऐसे करना चाहिए, शुड बी डू दिस थिंग्स एंड ऑल दैट। आप लोग अपने ही पॉइंट को खुद कह रहे हो कि ये तो ऐसा हो गया, तभी तो मैं बता रहा हूँ ये ऐसा हो गया, तो फिर क्यों लिखना है? जैसे बोले आप लोगों को तो इन चीजों से बचना चाहिए ना, कि विवादित चीजें आप लोग ना लिखें। हाँ सर।
बाकी आप लोगों के पास कोई एक दो सोल्यूशन आ रहा है, आप बेशक लिखिए, मैं क्यों रोकूंगा। तो बताओ, यहां तक समझ में आया? कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लो। सर एक क्वेश्चन है सर, फंक्शंस और पावर तो एक ही हो गए ना? नहीं, फंक्शन मतलब काम, पावर करना ये जो उसके पीछे से पावर मिली हुई है उसके अलग अलग जो साइंटिफिक टर्म्स हैं जो डेफिनेशन होल्ड करती हैं वो टर्म्स। सर जैसे जैसे मान लीजिए फंक्शन है, सुनिए सर, फंक्शन है कि वो स्टेट और सेंटर के बीच में समन्वय बना के रखता है, बैलेंस बना के रखता है। पावर्स क्या क्या है कि वो जो उनकी असेंबली है उसे प्रिसाइड भी कर सकता है, उस असेंबली को हटा भी सकता है, वो पावर्स है। यस सर। अरे गवर्नर विधानसभा को भंग कर सकता है या नहीं? सर और इमरजेंसी के टाइम पे भी जो उसको पावर रहता है वो भी है ना सर, पावर में। तो पावर्स और काम दोनों अलग अलग होते हैं। पावर तो किसी के पास कुछ भी करने की है, लेकिन काम क्या करना है उसे, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं भाई। सर मतलब इसमें like ऐसे giving लिखेंगे, action to the bill or reserve the bill. These are the functions and the powers like president को बताना कि legislature को resolve करना है या फिर president's rule लगवाना है. These are the powers given to governors, I think. रिस्पॉन्सिबिलिटीज सर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वो पावर। सर मतलब इसको ऐसे ही लिखेंगे कि गवर्नर के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है जिस वजह से वो ऑर्डिनेंसेस पास कर लेता है वो जब सेशन नहीं होता, इस वे से लिखेंगे या पहले बताएंगे कि वो ऑर्डिनेंस पास करता है? सर जब हम बताएंगे कि फंक्शंस क्या क्या हैं तो हम फंक्शंस में बताएंगे। पहला फंक्शन है स्टेट और सेंटर के बीच में ब्रिज बना के रखना। दूसरा फंक्शन है इमरजेंसी में या फिर स्टेट के फेलियर में स्टेट को एडमिनिस्टर करना। ये हम उसके फंक्शंस, उसके काम बताएंगे। फिर उसके पावर्स बताएंगे कि वो स्टेट की असेंबली को हटा करके भी एडमिनिस्ट्रेशन अपने अंडर ले सकता है। तो एक तरफ काम है, एक तरफ पावर है। ये छोटी सी बात है, समझ में आ रही है या नहीं? पुलिस के पास पावर है किसी को भी अरेस्ट करने की, लेकिन काम है उसका अपराधियों को अरेस्ट करने का। पुलिस का काम है अपराध रोकने का और पावर है अरेस्ट करने की। तो काम कैसे होगा? पावर का इस्तेमाल करके। हाँ जी यशराज शिव जी। सर डाउट था सर, जैसे पावर में हमने लिख दिया वीटो की पावर लिख दी, तो वीटो की पावर क्या निगेटिव कंसीडर होगी? क्योंकि स्टेट और सेंटर के इसमें हमेशा झगड़े होते हैं कि भी गवर्नर ने वीटो करके कोई एक्ट वगैरह पास होने से रोक नहीं दिया। नहीं नहीं नहीं, जब हम इसमें भी वीटो पावर में भी बताएंगे तो हम बताएंगे स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजर ऑफ लॉज। फिर उसकी पावर का बात बताएंगे कि ये सुपरवाइजर ऑफ लॉज होता है और अगर ये चाहे, इसे कोई गलती दिखाई दे तो ये अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस लॉ को रोक भी सकता है। जी सर, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में रोकता है सर, तो पंगे ही होते हैं। अब सर होता तो बहुत कुछ है, वो सब कुछ लिख थोड़े ही देंगे हम। यस सर, समझ गया सर, थैंक यू सर। अब जितनी भी चीजें किताबों में लिखी हुई हैं सब बिहेवियरल थोड़ा ही है, सब की थोड़े ही जा सकती हैं। हाँ जी रोहित तोमर जी। सर हम लोगों ने यहाँ पे जैसे फंक्शन पावर और उसके बाद इश्यूज लिखे थे सर, जैसे एक दो केस है। एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक केस था, मतलब उन्होंने मतलब इसके ऊपर बोला था कि ये एडमिनिस्ट्रेशन को रोकता है, तो सर ये नेगेटिव पॉइंट हो जाएंगे, लेकिन उस टाइम ये करंट में थे, तो जैसे उस टाइम जो कोई करंट में अभी है तो उसको देख सकते हैं। और या फिर एक दो केस है जैसे SR भूमि जो केस था जो यूनियन गवर्नमेंट के साथ में, या फिर सरकारी कमीशन, ये सर कहाँ पे आएंगे ये सारे केस वगैरह? सर लिखा तो है आगे, इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो ये उसमें ही तो आएंगे इश्यूज और प्रॉब्लम्स में कि एडमिनिस्ट्रेशन में हिंड्रेंस आती है, ये सेंटर के पपेट की तरह भी कभी कभी काम करते हैं, वो इश्यूज ही तो हैं।
और ये सर जो जो केस और और हम कमेटी वगैरह ऐसे वो भी यही और हम करेंगे। ऐसे हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि वो सेंट्रल के पपेट की तरह काम करते हैं। हम ये कहेंगे कि कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उनके गवर्नर्स पे इल्जाम लगता है कि वो सेंट्रल के पपेट की तरह काम कर रहे हैं। तो हम किसी को ये मतलब नहीं सर कहेंगे कि है, हम कहेंगे कि सेंट्रल स्टेट की तरफ से इल्जाम लगते हैं। सर इसको ऐसे मतलब बताने के लिए एक दो जो केस वगैरह वो भी मतलब कोट कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ बिल्कुल करो। थैंक यू सर। आप अगर 300 शब्दों में कोट कर सकते हो तो बिल्कुल करो। अब किसी को परेशानी? ये सर सॉरी सर एक और हाँ जी बोलो। सर जैसे कह रहा था कि इश्यूज और इश्यूज में ये वाला इशू हो सकता है क्या कि जो जैसे ही सेंटर में गवर्नमेंट चेंज होती है तो तुरंत बहुत सारे स्टेट के गवर्नर्स चेंज हो जाते हैं ताकि हमारा उस पे कंट्रोल रहे स्टेट पे और ज्यादा। सर जब हम प्रॉब्लम्स या इश्यूज की बात में करते हैं तो दो तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम है जो गवर्नर के होने से हो रही हैं कि गवर्नर की पोजीशन है उसकी वजह से इश्यूज हो रहे हैं। तो दूसरा है जो ये क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। ये क्वेश्चन डिमांड कर रहा है रोल ऑफ गवर्नर, यानी कि गवर्नर को उसके रोल में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं हमें वो भी कोट करनी होंगी कि गवर्नर अपना काम सही से किन प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं कर पाता। तो सर ये भी तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अगर एक गवर्नमेंट जोन कुछ से कर रहा प्रॉब्लम है आपने आप बताइए, जोन से प्रॉब्लम आपने आप बताइए कि गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, इसकी वजह से गवर्नर कभी कभी अपना काम नहीं कर पाता, तो आप इसे भी कोट कर सकते हैं। सर एक तो स्टेट में गवर्नमेंट चेंज होती है तब दिक्कत होती है, प्लस जब सेंटर में गवर्नमेंट चेंज होती है तो गवर्नर अपना आधा काम कर रहा था उसको हटा के फिर सेंटर अपना गवर्नर बैठाती है वहां पे जो जो उसको फेवर करेगा। सर ये आप इसे चार अलग अलग तरीके से बताओगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात ये है कि अगर स्टेट और सेंटर में दो अलग अलग पक्षों की सरकार रहेगी तो गवर्नर बीच में पिस जाता है। ये एक लाइन में खत्म की जा सकती है। आप अच्छी वोकैब का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? यस सर। चलिए और सर जैसे मैंने इधर इश्यूज और प्रॉब्लम्स में ये लिखा था कि जो वो लक्ष्मीकांत में दो एक एक्सेप्शन टाइप का दे रखा है कि गवर्नर आउटसाइड ऑफ द स्टेट होना चाहिए और उसका कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई लिंकेज नहीं होना चाहिए। मैंने यही लिखा था, बाकी चीजें दिमाग में ही नहीं है। तो ये अनबायसनेस रखने के लिए ही तो है ना। और आप लोग अभी बता रहे थे वे फॉरवर्ड में कि अनबायसनेस होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है अनबायस होना चाहिए, तो आप क्या वे फॉरवर्ड दे रहे हो उसका? नहीं लेकिन वो फॉलो नहीं हो रहा है, ये मैंने इशू में लिखा था ना सर, क्योंकि उसमें कई बार आपने ऐसा लिखा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक और क्वेश्चन है सर मेरा कि जैसे हम गवर्नर का इसमें लिख रहे हैं तो एक इन जनरल मेरे को लिखने में प्रॉब्लम ये आई कि बार बार गवर्नर वर्ड की जगह कोई इसकी जगह क्या प्रोनाउन यूज करूं, ही और शी? गवर्नर की जगह आप क्या प्रोनाउन यूज करें? हाँ जी सर, जैसे अगर मान लो पहले मैंने लिख दिया एडमिनिस्ट्रेटिव इसके पास पावर है एंड ही हैज दिस, तो ही लिखूं? आप ही कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, आप ही यूज कर सकते हैं क्योंकि पोस्ट तो मेल ही है, उस पे सिचुएटेड हो सकती है फीमेल, लेकिन पोस्ट तो मेल ही है। बट सर लक्ष्मीकांत में ही और शी दोनों मेंशन है। आप दोनों करना चाहें दोनों कर ले, ही भी गलत नहीं होगा, आप ही भी कर सकते हैं। सर ग्रामेटिकली तो ही होना चाहिए। ग्रामेटिकली अगर इंग्लिश में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंग्लिश में ही सी। हिंदी में अगर आप जब भी गवर्नर लिखेंगे तो वो पुरुष ही लिखा जाएगा। सर इंग्लिश में भी रूल्स के हिसाब से ही लिखा जाएगा क्योंकि लाइक ही को प्रेफर करते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप ही और शी को स्लैश करके लिख दो अगर ऐसी बात है, ही स्लैश शी। और नहीं तो गवर्नर में सीधा है ना, आप जीओवी डालो, जीओवी डॉट लगाओ, निकल जाओ। क्यों पूरा गवर्नर इतना बड़ा लिखना? ही शी कुछ भी मत लिखो, आप सीधा संज्ञा का इस्तेमाल करो, सर्वनाम का करो ही मत। ये ऐसे बच्चों वाले डाउट क्या पूछ रहे हो? तो ग्रामर के आप लोगों को पहले से नहीं आते? सर अगर ये रोल पूछ रहा है और बाय चांस सर ऐसा कोई सिचुएशन आए कि हम आर्टिकल ही भूल जाए, मतलब भूल गए पावर के आर्टिकल कुछ भी, तो फिर क्या करना चाहिए? पार्ट लिख दो, सीधा सीधा पार्ट लिख दो कि कॉन्स्टिट्यूशन के इस पार्ट में गवर्नर दिया गया और दोबारा फिर संविधान की तरफ मुड़ के देखना ही मत, लिखना ही मत आर्टिकल। ओके सर। लेकिन अगर आपको सर गवर्नर के आर्टिकल नहीं आते तो फिर आप यूपीएससी का एग्जाम देने कहाँ जा रहे हो?
नहीं मतलब सर भूल गए एंजाइटी में कोई आर्टिकल ऐसा गलत लिख दिया भूल गए तो उस गलत मत केस लिखना, अगर आपको शॉर्ट याद नहीं आ रहा तो उसे लिखना अवॉइड कर दो। ओके सर। गलत मत लिख देना बस। गलत आंसर कभी नहीं करना चाहिए, चाहे आपको आता हो या नहीं आता हो। गलत आंसर कभी किसी को नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कभी किसी को गलत आंसर मत करो, क्योंकि गलत आंसर करने से आप दो चीजें बस सामने वाले को बताते हो कि एक तो जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हो हमें उसका जवाब नहीं आता, और एक जो जवाब हम दे रहे हैं हमें उसका सवाल नहीं आता। ओके दो सर। चीज सामने वाले को जाहिर करते हैं। अगर हमसे कोई पूछता है भारत की राजधानी क्या है और हम कहते हैं ढाका, हमें दो चीज नहीं पता, एक कि भारत की राजधानी क्या है और दूसरी ढाका कहाँ की राजधानी है। तो कभी गलत आंसर नहीं करना चाहिए, नहीं आता तो मना कर दो। सर जी मैम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो है रोल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटिक्स जो टॉपिक है ये एक्सप्लेनेटरी टॉपिक है, राइट सर? जी जी। तो यहाँ पे सर हमने जो इंट्रोडक्शन में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी डाल दिया हमने, राइट सर? तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि कुछ और टॉपिक आए तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पीछे ना लगा के आगे इंट्रोडक्शन में डालना होगा। बिल्कुल डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। और कोई फ्लो डाटा नहीं वगैरह टूटना हो तो चाहिए, वो तो मेन बॉडी में लगता कुल है मिला सर। के फ्लो नहीं टूटना चाहिए बस। ओके। ऐसा कुछ नहीं है कि इंट्रोडक्शन में वही चीज लिखनी है, फ्लो नहीं टूटना चाहिए बस। लाइक सर इंट्रोडक्शन में जैसे कि यहाँ पे सारा लिखा गया, फ्लो में जैसे बोलने से पहले इंट्रोडक्शन में जैसे कि आपने बताए हैं कि ये लिखना है कि टॉपिक क्या है पहले, उसके बाद आपको लिखना होगा कि क्यों पूछा गया, देन करंट इवेंट्स, तो उसके बाद अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वगैरह डालते, देन डाटा डालते, तो ऐसे लिखा ही करती थी मैंने। तो सर ये वाला पैटर्न कैसा था? नहीं नहीं कोई इशू नहीं है, दोनों ही तरीके बिल्कुल ठीक है। ओके सर। डिस्क्रिप्टिव में गलत कुछ नहीं होता, बस कुछ सही होता है, कुछ ज्यादा सही होता है। ओके सर। आधे से ज्यादा लोगों के कैमरास बंद हो गए, नहीं सुधर सकते, छोटे से छोटे रूल नहीं मान सकते, और बनना चाहते हो पता नहीं कौन से कितने बड़े अधिकारी। कहते ही ऑन हो जाते हैं जैसे मुझे पहले दिखा ही नहीं कि आपने बंद कर लिया था। सर ड्यूटी है, थोड़ी देर बाद निकलना होगा। अब आपने तो प्रिपरेशन ही छोड़ दी थी ना, दोबारा से कैसे आ गया प्रिपरेशन में? सर आईबी के लिए सर कर रहा हूँ सर, आईबी वाला दिया था एग्जाम। अच्छा चलिए अच्छा है। सीएपीएफ से तो हो गया सर मेरा। भर गए मन, जल्दी भर जाते हैं पूरा। सीपीएफ से सबके। जी सर। अभी ये नए नए बच्चे हैं, ये लग रहे हैं जब सिलेक्शन हो जाएगा इनका भी भर जाएगा। सर रहने दीजिए सर, दिल मत तोड़िए। टूटेगा अंदर। नहीं मैं दिल नहीं तोड़ रहा, मैं उम्मीदें तोड़ रहा हूँ। सर वो भी रहने दीजिए। सर इनका सिलेक्शन हो गया था क्या अभी सीएपीएफ में? सबका हो गया सिलेक्शन, आप लोगों का भी हो गया। आपका क्या हुआ? आपका फिजिकल था ना, आपका क्या रहा? सर लॉन्ग जंप नहीं हुई। लॉन्ग जंप नहीं हुई, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट दीजिए। तो आईबी के लिए भी ऐसा ही है, और एक दो एग्जाम्स और हैं उसके लिए भी कर ही रही हूँ मैं सीएपीएफ के। चलिए अच्छा है, करते रहिए प्रिपरेशन, नौकरी जरूरी है। सर आईबी के एसएस के लिए, इसमें क्या है? सर आईबी के एसएस के लिए किस टाइप का, मतलब कैसे, कितना सेम नॉलेज फॉर्मेट रहेगा सर, सेम फॉर्मेट रहेगा सर जो मैं करा रहा हूँ, बस उसमें वर्ड लिमिट थोड़ी ज्यादा है तो उसे और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए तो सर यहाँ उसका तक पेपर ऐसा आया था, बने लग रही थी पेपर वन आईबी का, मतलब बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव दे दिया। मैथ्स तो 15 क्वेश्चन कर पाई, 14 कर पाई सर मैं, बहुत ऐसा। मैम अगर क्वेश्चन पेपर हार्ड आया था तो वो सभी के लिए हार्ड आया होगा, और सबके लिए हार्ड आया होगा तो मेरिट कम जाएगी, इसमें डरना क्या है? तो इस ऐसे में अब किसी को समस्या बच रही है स्टिल? कोई समस्या हो किसी भी प्रकार की? सर एक क्वेरी है। हाँ जी सर बोलिए। सर जैसे आप बताए इंट्रो
ऐसे शुरू करना बेटर रहेगा सर। अगर मैं ऐसे करता हूँ लाइक कोई पर्टिकुलर अगर टॉपिक दिया है एग्जाम में तो वो करंट बेस्ड लगभग होता ही है, तो गवर्नर वाला अगर मैं ऐसे शुरू करता हूँ कि कुछ कुछ स्टेट्स में गवर्नर का पोजीशन को लेके कुछ अपराइजिंग या सर्च चल रहा है, तो इसके चलते हम लोग देखते कि क्या क्या रोल ऑफ गवर्नर है, और मतलब इन अ वास्ट एंड डायस्पोरिक कंट्री लाइक आवर्स, इस तरीके से अगर शुरू करते तो वो चलेगा। सर मैंने अभी बताया तो चल तो सब कुछ ही जाता है। नहीं सर, मतलब लाइक ठीक रहेगा या फिर ये करना और ओके बेटर ओके रहेगा, सिर्फ ओके ओके रहेगा कि ठीक ठाक है बस। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट करंट सिनेरियो से शुरू करोगे तो एक तो लिंकिंग पैरा चला जाएगा आपका, वो नहीं लिख पाओगे आप। ठीक है, और फिर जब हिस्टोरिकल एक्सपेक्ट आप मेन बॉडी में लिखोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो लिखना ही पड़ेगा, फिर उसे मेन बॉडी में लिखोगे तो फिर रोल के लिए जगह कहाँ बचेगी। सब कुछ मैनेज करना है ना 300 शब्दों के अंदर अंदर। जी ओके सर। चलिए तो फिर अब इस पे काफी डाउट ले लिया, अब नहीं लेते हम किसी के भी। अब इसके आप लोगों के ये इंट्रो में आ जाएगा, लिंकिंग पैरा में ये आ जाएगा, मेन बॉडी में ये आ जाएगा, ब्ला 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 ब्ला। अब इसके लिए वर्डिंग्स आप लोगों को सिलेक्ट करनी है कि आप कैसे करेंगे। क्या वर्डिंग्स होनी चाहिए, कैसे शुरुआत करें। हम्म? कोई तो बोलो। सर मैं बोलूं सर? बोलो सर। सर governor is party in Indian policy is crucial as they serve the constitutional head of the state. ठीक है ये सर? चलिए और कोई। सर मैंने ऐसे स्टार्ट किया था एज प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ इंडिया एंड एवरी वर्क इज डन अंडर हिज नेम इन द सेम वे गवर्नमेंट इज हेड ऑफ स्टेट एंड ही इज आल्सो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो फिर वो मैंने आगे और एलेबोरेट दूसरे लिंकिंग पैरा में किया था। चलिए चंचल जी आप बोलिए। सर मैंने लिखा गवर्नर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अंडर आर्टिकल 153 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ही इज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट एंड अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। चलिए और कोई। मे आई सर? यस प्लीज। मैंने ऐसा लिखा गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज विद इन दैट जुरिडिक्शन। चलिए और कोई। सर मैं बोलूं? हाँ जी आप भी बोल लो। The Article 153 of the Indian Constitution describe that there shall be a governor for each state. It has the executive power of the state and can be exercised directly by him or by the officers subordinate to him as according to the Article 154 of the Constitution. चलिए ठीक है, और भी कोई। यस सर मैंने लिखा है द स्टेट एग्जीक्यूटिव इज मेड अप ऑफ चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर etc. In which governor is a constitutional head of a state and he form link between central government and state government. चलिए ठीक है, लगभग सभी का ठीक है। आप लोग इंट्रोडक्शन लिख पाए? यस सर। यस सर। सर हमने कोट लिखा था। हाँ जी क्या कोट लिखा था बताइए।
सरकार का निर्माण देश के लोगों के द्वारा होता है और सरकार की कार्यप्रणाली सरकार के रूप में कार्यरत लोगों द्वारा संचालित होती है, जो देश को उज्जवल बनाती है। ठीक है, किसने दिया ये कोड? ये सर ये गूगल से सर्च किए थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोड वगैरह आप लोगों ने सही लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब दोबारा से पूछता हूँ, पूरे टॉपिक में कोई दिक्कत? ये सर शब्द कम पड़ जा रहे हैं, मतलब डेटा होते हुए भी, सब लिखते हुए भी, जब लिखने जाओ तो शब्द कम पड़ जाते हैं। वो तो प्रैक्टिस की कमी है सर, धीरे धीरे जाएगी। जब आप कम से कम 15-20 टॉपिक अपने हाथों से लिख लोगे तब सेंटेंस बड़े बनाना आएगा आप लोगों को। वो तो अभी तक आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है ना, उसकी थोड़ी सी कमी चल रही है। 15-20 टॉपिक लिख लो, उसके बाद आ जाएगा। आप लोगों ने अपने पूरे एस्से में कहीं शब्द का इस्तेमाल किया? नो सर। नो सर। सर मैंने ये लिखी थी इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ऐसे स्टार्ट की थी। सर मैंने ये लिखा था कि जो ये पोजीशन है ये नॉमिनेटेड होता है, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता है, तो इसीलिए प्रॉपर जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होता है डेमोक्रेसी में वो फॉलो नहीं होता है। सर मैंने भी लिखा था इट प्लेज अ वाइटल रोल इन द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। तो कुछ ही लोगों ने सिर्फ इस वर्ड का इस्तेमाल किया जो कि एसेंशियल वर्ड था इस टॉपिक के लिए। गवर्नर का काम क्या है? डेमोक्रेसी को बचाए रखना। आप लोगों ने मेंशन ही नहीं किया। सर मैंने एक बार बताऊं कि क्या लिखी हूँ मैं? जी बोलिए। सर मैंने इंट्रोडक्शंस दी है कि in a parliamentary system of government, just like president appoints to the center, there is a post to the governor at the state levels, and he is also appointed by the president and takes oath under his guidance. And then his functions like to defend the constitution, assure the bill, and reserve the bill for the president. नहीं ठीक है, जो भी आपने लिखा है बहुत ही साइंटिफिक सी भाषा लिख रखी है, बहुत ही लो वाली भाषा लिख रखी है। जो कानून की भाषा होती है उसका आपने इस्तेमाल कर रखा है। तो सर इसको और बेटर कैसे किया जा सकता है? चलिए, डेमोक्रेसी के पिलर कितने होते हैं? 4 4 कौन से? मीडिया, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड मीडिया। जुडिशरी, मीडिया तो वो लगा दिया, वो होता नहीं है, वो तो अलग है। ओके सर। जुडिशरी, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। गवर्नर किस में आता है? एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर में। एंड लेजिस्लेचर में, लेजिस्लेचर का काम भी करता है गवर्नर। मतलब कि सेशन कॉल करना और एंड करना, ऐसे फंक्शन सर। सर एक लाइन है कि एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट का। जी सर। यस सर। आप लोगों ने ये पूरी प्रणाली इंट्रोडक्शन में लिखी है? सर लिखनी चाहिए थी। सर समझ नहीं आया, एक्सप्लेन करेंगे सर इसको? इसमें क्या एक्सप्लेन करना है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी के 3 पिलर होते हैं जिसमें से एक का हेड गवर्नर होता है।
तो उसकी ड्यूटी होती है कि वो डेमोक्रेसी को बचाए रखे और डेमोक्रेसी के लिए काम करे। ये आप लोगों ने लिखा है या नहीं, बस ये पूछ रहा हूँ। नो सर। नो सर। क्या उसका रोल मुख्यतः इसी के आसपास नहीं घूमता? यही आप नहीं लिख रहे हो। मैं फिर से वही बात कर रहा हूँ, आप बेसिक चीजों को छोड़ के चल रहे हो, क्यों? चलिए, हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट जिसने लिखा है उसने प्री इंडिपेंडेंस भी लिखा है या सिर्फ पोस्ट इंडिपेंडेंस लिखा है? सर प्री इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। चलिए, जिन्होंने ये लिखा है कम से कम ये तो ठीक है, प्री एंड पोस्ट बोथ आएगा। तो ये बेसिक चीजें आप लोग अभी स्किप कर रहे हो। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा अब इस सेशन के बाद जा करके एक बार, मैंने 16 मिनट का प्रेशर दिया था, अब आप आराम से अपने 40 मिनट 45 मिनट 1 घंटा लिखिए और सोच समझकर इस टॉपिक को दोबारा लिखिएगा और फिर किसी ऐसे इंसान से पढ़वाइएगा जिससे पॉलिटी ना आती हो और उसे कहिएगा क्या तुझे गवर्नर का रोल समझ में आ गया? अगर वो कहे हाँ मैं समझ गया गवर्नर क्या होता है, तो आपका ऐसे अच्छा था। क्योंकि ऐसे का मोटो तो वही है ना कि जीरो नॉलेज मानकर भी अगर उसको सब कुछ समझ में आ जाए। तो आज मैं 2 ऐसे लिखाने वाला था, बट आप लोगों ने एक में ही काफी टाइम लगवा दिया। अब ये वाला जाने के बाद दोबारा से लिखिएगा। कोशिश करूंगा एक या तो कल लिखवा दूंगा, नहीं तो कल आर्ग्यूमेंट कराऊंगा मैं, फिर एक लास्ट में लिखवा दूंगा दोबारा से इससे। ठीक है? हाँ जी तोमर जी, क्या हो गया? सर इसमें सर ब्रिटिश एरा थोड़ा मेंशन आएगा कैसे? सर हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट में आएगा क्योंकि गवर्नर की पोस्ट वही लेकर के आए थे। ठीक है सर, मैंने लिखा था सर इसलिए पूछा। इसलिए तो मैंने लिखा ना कि हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट में प्री एंड पोस्ट दोनों इंडिपेंडेंस का डेटा आएगा। ठीक है। तो अब यहाँ से जाने के बाद प्लीज कोशिश करिएगा कि एक बार इसे दोबारा से सोच समझकर पढ़ सोच कर लिखिएगा इस सारे सेशन के बाद, और फिर को देखिएगा कि आपने जो पहले लिखा था और बाद में लिखा था उसमें चेंजेस हैं, और फिर किसी इंसान से पढ़वाइएगा और बताइएगा कि आपको रोल समझ में आ गया। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप लोगों से कल मुलाकात होगी।